2 मिनट अपनी लाइफ को रिवाइंड करो। जब मैं आपसे पूछ रहा था क्या डर है, तब आप लोग खामोश थे। यही क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है कल आपको हेल्प करेगा। अगर कंफ्यूजन है, मेरे सीसेट लिखने के बाद 12 लोगों ने बोल दिया यस सर सीसेट का डर है, अपनी तरफ से सीसेट किसी ने नहीं लिखा, तो कल ना थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ चलना ये बहुत जरूरी है। देखो सीसेट को क्वालिफाई करने का तरीका बताता हूं। फर्स्ट रूल ये है कि कल आप 80 क्वेश्चंस को एक बार टच जरूर करेंगे, कम से कम एक बार। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको दिखा नहीं, जो छूट गया, जिस तक आप पहुंचे नहीं। राइट। फर्स्ट रूल ये है कि 80 क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार आप हर एक क्वेश्चन को टच जरूर करें। नहीं आता वो अलग बात है। सेकेंड रूल, किसी भी क्वेश्चन के साथ स्टबन नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है कि ये मैं करके ही छोड़ूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएं, उसको ट्राई करें। आंसर मिला, बहुत अच्छी बात है। आंसर नहीं मिला, सेकंड ट्राई कर लो। मिला, अच्छी बात है। नहीं मिला, बहुत कंपल्शन हो रही है कि एक ट्राई और कर लूं, तो ज्यादा से ज्यादा 3, इसके बाद मत करना। 2 ट्राइज में बात को खत्म कर दो। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ जंप टू द नेक्स्ट। ये याद रखना 2 रूल। तीसरा रूल, प्रोसेशन ऑफ द अटेम्प्ट। सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे सी सेट में? कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले करेंगे। किसने बताया? शाबाश, सही जवाब। इन्होंने बोला, क्लास में बच्चे ने बोला सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। क्यों करेंगे? ये आपकी थॉट है या आप कहीं से पढ़ के या सुन के आए हैं कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए? मेरा लास्ट टू लास्ट लेक्चर लगाया था और मैंने कहा था कि सबसे पहले, मैंने एडवाइस किया था सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करो। बेटा आपकी सारी फीस रिफंड कर दूंगा अगर ये बात मैंने किसी भी लेक्चर में कही हो। बताइए कब? आप मुझे डेट बता दीजिए कौन सा टॉपिक चल रहा था, मैं रिकॉर्डिंग निकलवा लूंगा। बेटा आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस चीज के ऊपर ओवर डिस्कशन करें। मैं कभी भी नहीं कहता कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करो। मेरी ये स्ट्रेटेजी ही नहीं है कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करो। मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन मत करो। ये गलत स्ट्रेटेजी है कि अगर सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो यू आर रिस्किंग योर सेल्फ। उसका मैं लॉजिक भी देता होता हूं। सबसे पहले प्रोसेशन ऑफ द एग्जाम जब होगा, सबसे पहले सिंगल क्वेश्चंस जो हैं, अब किसी को याद आए तो ऑनलाइन में बताना। यस, प्रियांशी ने लिख दिया 1 लाइनर फर्स्ट। सर आपने बोला था क्लस्टर क्वेश्चंस बाद में करने हैं। सही, उनको याद आ गया। जो सिंगल क्वेश्चंस हैं, 1 लाइनर हैं, जैसे एक ही क्वेश्चन उसके नीचे एक ही ऑप्शन, 4 ऑप्शंस, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ये हो गया लोन वुल्फ। ठीक है, एक हो गया क्लस्टर क्वेश्चन। इसको समझ लो बात को। क्लस्टर में क्या होता है, एक कंडीशन आपको दी, चाहे वो रीजनिंग की सिचुएशन दे दी या कोई कुछ भी दे दिया, ए बी के साथ नहीं बैठता, बी सी के साथ नहीं बैठता, ए बी का मामा है, डी सी की मासी है, कुछ भी दे दिया।
और उसके नीचे 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को आप देखते हो तो उसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया हुआ है, नीचे 2 या 3 भी कई बार क्वेश्चंस होते हैं। बड़े कम चांसेस है कि आजकल 4, पहले होता था, आजकल 4 नहीं आते, कई बार तो एक ही होता है। ठीक है, तो 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम कहते हैं क्लस्टर क्वेश्चंस। तो 2 तरह के क्वेश्चन हो गए पेपर में। एक हो गए लोन वोल्फ माने सिंगल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन 4 ऑप्शन उनमें से एक आंसर। एक हो गया एक सिचुएशन या एक पैराग्राफ, उसके नीचे 2 या 3 क्वेश्चन, तो वो हो गए क्लस्टर। हमने सबसे पहले क्या करना है, जब अटेम्प्ट स्टार्ट करनी है ना, तो देखते जाना है कि ये सिंगल कहां पे पड़े हुए हैं, इनको अटेम्प्ट करते जाओ। ये किसी भी सब्जेक्ट के हैं, ये रीजनिंग है, ये क्वांट है, कुछ भी है, करते जाओ, साथ साथ में करते जाओ। आप देखोगे कि लगभग 20 एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्लस्टर में नहीं, सिंगली लाइंग होंगे। तो इनमें से मैं मिनिमम कह रहा हूं कि 20, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लगा लो आप 28, इसके लगा लो 20, बाकी जो बचे कुछ रीजनिंग के लगा लो, तो 20 के आसपास 20-25 क्वेश्चन सिंगल वाले होंगे। अगर आपने उनमें से आधे भी कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। आपने 20 में से मान लीजिए 10 भी कर दिए, 10 आपको आते थे, तो कितना स्कोर बना लिया अभी आपने? 25। पास होने के लिए कितना चाहिए? 66। 28 सही तो आप पास। तो आप क्लस्टर क्वेश्चन पहले ना करें, ऐसा मैं एडवाइस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? होता क्या है, एक तो दोपहर का टाइम होता है 2:30 बजे, ऊपर से गर्मी होती है, ऊपर से सेंटर सरकारी स्कूल में होता है, ऊपर से एक सरकारी पंखा लगा होता है। कल पता चलेगा आपको, जो जो पेपर देने जा रहे हैं ना, कल पता चलेगा कि सरकारी एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। डेट होगी 24 मई, टाइम होगा दोपहर के 2:30 बजे। कूलर के नाम पे धोखा होगा, एसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पंखे के नाम पे एक सिंगल पंखा शायद सेंटर में टंगा हुआ होगा क्लासरूम में, जो कभी कभी याद दिलाएगा कि मुझे भी रिपेयर करवाओ, आवाज निकालेगा एसी। और उस समय आप दोपहर में जाएंगे, एग्जॉस्टेड भी होंगे थोड़े से। आप जीएस भी करके गए होंगे, अभी जीएस के क्वेश्चंस भी दिमाग में घूम रहे होंगे, अरे यार 55 का डी था, मैंने सी लगा दिया, शायद मेरा गलत हो गया। वो नहीं सोचना ज्यादा। आप 2:30 बजे एंटर करें, सबसे पहले लोन वुल्फ को उठाएं, इस कैटेगरी के सवालों को करें। क्या होगा कि अगर आपने क्लस्टर क्वेश्चन पहले उठा लिया, जैसे कि आपने बोला बेटा अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले उठा लिया, तो उसमें दिक्कत क्या होगी पता है? हम स्लो स्लो पैसेज पढ़ना शुरू कर देंगे, और हम पहले पैसेज को लगभग लगभग 8-10 मिनट लगा देंगे। गोला हमने एक भी नहीं मारा होगा ओएमआर में अभी, फिर इधर उधर वालों की शीट भी दिखाई दे रही होती है। 10 मिनट के हम बाद हम देखेंगे कि वो वाली दीदी ने 6 गोले मार दिए, ये वाले भैया ने 8 गोले मार दिए, मैंने एक भी नहीं मारा। तो हम आएंगे टाइम प्रेशर में, फिर रेस लग जाएगी गोले मारने की, फिर जल्दबाजी होगी और वहां पे मिस्टेक होगी। डन? क्लियर हो गया? फायदा हो गया ना देखो क्लास में आने का। तो क्या करना है, सबसे पहले सिंगल क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के खत्म करना है। ये अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो आप मान के चलिए लगभग लगभग 25 मिनट के आसपास टाइम इसमें लगना चाहिए। 25 से 30 मिनट कह देता हूं मैं। 30 मिनट में आप सारे लोन वोल्फ टच कर दीजिए। 50% मिनिमम मान के चल रहा हूं, हो सकता है ज्यादा हो सकता है आपको 20 के 20 ही आते हो, जो कि पॉसिबिलिटी कम है, 18 आते हो, 16 आते हो सकता है ये 20 ना हो, ये 30 हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि कितने होंगे। तो सबसे पहले इनको टच कर दीजिए। एवरेज टाइम जो रहेगा इनको टच करने में 20 से 30 मिनट रहेगा, और आप देखेंगे कि 20 से 30 मिनट में आप 20 से 30 क्वेश्चंस टच कर चुके। डन? और लगभग 10 से 15 सॉल्व कर चुके होंगे, और लगभग 25 से 30 मार्क्स स्कोर कर चुके। ठीक है, 2-3 गलत करके 5 के नंबर कटवा भी चुके होंगे। तो मैं कह रहा हूं 20 से 25 कहीं ना कहीं आपका स्कोर खड़ा होगा अगर इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। डन है? एवरेज लगा दिया। उसके बाद जाओ क्लस्टर पे। अब अपनी चॉइस देखो, मैंने पहले सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, या मैंने पहले सारे रीजनिंग के करने हैं, या
एज इट कम्स मैं उसको वैसे ही लूंगा। लेकिन यहां भी मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं एज इट कम्स लूंगा कि पैसेज आया, मैंने पैसेज पढ़ा और आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैं क्या करूंगा जो कि मेरे लिए काम भी किया है कभी ना कभी, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूंगा। अब बेटा एक और बात मेरी ध्यान में रखना पड़े, ध्यान से सुन लो। गलती क्या होगी जब बच्चा सोचेगा ना कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पहले कर लेता हूं, क्या गलती होने की संभावना है? मैं ये बता रहा हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कोई तैयारी नहीं होती इस लेवल पे। ये IELTS का एग्जाम नहीं है कि आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती और मैंने आपको कीवर्ड पकड़ने सिखा दी और आप कीवर्ड पकड़ पकड़ के वहां पे 5 बैंड बजा के आ गए या 6 बैंड बजा के आ गए। आइल्ट्स में तो बैंड बजते हैं ना, यहाँ तो स्कोर आता है। तो वो यहां नहीं काम करता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं है। जो आप सेकेंड स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक करके आए हो, वो चीज ने आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप किया है। और जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है पिछले 1 2 3 साल में, जब से भी तैयारी कर रहे हो, उसने आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप किया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जितने पैसेजेस होंगे उनमें वैरायटी होगी। वैरायटी माने एक पैसेज होगा फिलॉसफी के ऊपर, इंसान कैसे पैदा होता है, डुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ऐसा सा पैसेज होगा। एक पैसेज होगा फैशन के ऊपर, एक पैसेज हो सकता है हो वॉर के ऊपर, एक होगा साइंस के ऊपर, हाँ टैक्सोनॉमी के ऊपर, बॉटनी के ऊपर। तो ऐसे से पैसेजेस होंगे। मतलब अखबार में जैसे वैरायटी होती है ना कि पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, साइंस भी है, एजुकेशन भी है, हिस्ट्री का कल्चर भी है, सब कुछ एक ही दिन के अखबार में है। तो वैसे ही अखबार, क्यों मैं हमेशा से कहता हूं कि इट इट यू नो डेवलप्स योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि एक ही दिन में आपको एक ही जगह पे वैरायटी ऑफ पैसेजेस मिलते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वैरायटी ऑफ पैसेजेस होंगे। अगर आप सोचेंगे कि पहले सारे RCA पैसेजेस कर लूं, तो गलती होने के चांसेस क्या हैं कि आप ना छोटे पैसेज को पहले पकड़ोगे। यार ये तो 5 लाइन का ही पैसेज है, मैं इसको करके पहले इसके नीचे 2 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर देता हूं। और होगा क्या, वो पैसेज जो होगा वो बेस्ड होगा फिलॉसफी के ऊपर। वो टॉपिक कभी सुना नहीं, करा नहीं, उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि छोटा पैसेज आसान हो। ये बात पल्ले बांध, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि छोटा पैसेज, कम लाइनों का पैसेज आसान होगा। ये जरूरी नहीं है। आपको करना क्या है क्लस्टर क्वेश्चन में, आप पैसे, अच्छा 2 तरह के पैसेज होंगे, एक होंगे फ्रेंडली, एक होंगे फोली। वो होता है दुश्मन, फ्रेंड होता है दोस्त। मतलब ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या जिसमें आपका बैकग्राउंड है, वो आपके लिए फ्रेंडली पैसेज। अब मेरे जैसे बंदे को फैशन के ऊपर पैसेज आ गया, मुझे तो ज्यादा पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कि इसको इसको क्या कहते हैं, मुझे, मेरे को तो स्पेलिंग भी नहीं आते, इसको क्या कहते हैं, है ना। मुझे तो पता नहीं ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। नहीं, एक ब्रांड होता है मुझे पता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है फैशन की दुनिया में, इसके क्या मतलब है ना। तो मुझे तो पता नहीं कि इसमें और इसमें क्या फर्क होता है। जिनका फैशन में इंटरेस्ट है उनको पता होगा। गॉट इट, गॉट इट। तो मेरे जैसे मातड़ को के लिए ये क्या हो गया फैशन वाला पैसेज है, फोली। मैडम का इंटरेस्ट है फैशन में हाँ, आप में से जिस जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए क्या हो गया, फ्रेंडली। सेम वही पैसेज डेवलपमेंट पे आ गया, डिफेंस पे आ गया, मेरे लिए हो जाएगा फ्रेंडली, किसी और के लिए हो जाएगा फोली। लेकिन आपने इतनी वैरायटी IAS की तैयारी में पढ़ी है, इतनी वैरायटी के टॉपिक, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, कल्चर, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, एवरीथिंग। तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई पैसेज आपके लिए फोली कैटेगरी में आए।
ये बात याद रखना। कोई ऐसा पैसेज ही आपको फोल ही लग सकता है जिस टॉपिक को आप हेट करते हो, वो नहीं कि सिर्फ डिसलाइक करते हो, हेट करते हो कि यार ये तो मेरे लिए जहर है, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ऐसा पैसेज जो है आपके लिए वो हो सकता। राइट, यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे ने लिखा है डर लगता है करण को जीएस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। अरे वाह करण, पहले अपना बैच बताओ कौन सा है। कल कोई भी क्वेश्चन ये फील दे सकता है आपको अगर इस एटीट्यूड से जाओगे तो। सिलेबस डिफाइन करके यूपीएससी पास नहीं होता। उन्होंने एक वेग लाइन छोड़ी हुई है, करंट एंड जीके, जिसके अंडर वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो सबसे ही पूछा हो। अगर 10-20 क्वेश्चन ऐसे डाल भी देंगे तो सबके लिए टफ होंगे, तो अपना कंसंट्रेशन वहां ना लेके जाओ। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंडली एंड फोली कॉन्सेप्ट। जिस जिसको क्लियर हुआ वो मुझे बताए चैट बॉक्स में। तो वहां पे डर नहीं जाना, घबरा नहीं जाना। ऐसा पैसेज हो सकता है कि यार समझ नहीं आ रहा, अगले पे चलो। स्टबन नहीं होना। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और रीजनिंग में क्लस्टर क्वेश्चंस, क्लस्टर क्वेश्चन में क्या गलती होने के चांसेस हैं मैं बताता हूं। स्वाभाविक गलतियां, बिहेवियरल मिस्टेक्स, कल बहुत मैटर करेगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बिहेव कैसे करते हैं। डर के करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं, बहुत मैटर करेगा। अगर नॉर्मल करेंगे तो पास हो जाएंगे, पास होने के चांसेस मेनी फोल्ड्स बढ़ जाएंगे। यहां गलती होने के क्या चांसेस हैं? यार मैंने ये पैसेज पढ़ा है, इस पैसेज के नीचे 3 क्वेश्चंस हैं, पहले मैंने क्वेश्चंस पढ़ लिए। पढ़ लेना भाई। वो स्कूल वाले मैम को प्लीज उनकी इंस्ट्रक्शन को भूल जाना कि पहले क्वेश्चंस नहीं पढ़ने। वो मैम प्रैक्टिस में कहती थी, वो इसलिए कहती थी ताकि आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट हो। मैम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। स्कूल में जिन्होंने बोला था कि पहले क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, सीधा पहले पैराग्राफ पढ़ो फिर क्वेश्चंस को देखो, मैम वॉज वेरी राइट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैम और सर whosoever he or she was। बट आज यहां पे आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हम, ये टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। जाते ही पहले नीचे क्वेश्चन देख लेना पूछा क्या है, फिर पैसेज पढ़ना शुरू करना। स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक, बहुत तेजी से ऐसे पेन को पेंसिल को वर्टिकली मूव करते हुए आप देखेंगे कि वर्टिकली मूव करते करते ही आपको 3 में से या 2 में से एक आंसर मिल जाएगा। देर आर क्वाइट अ गुड चांस। ठीक है, दूसरा फिर से पढ़ो। ऐसे किया था ना, स्कैन किया था, स्किम कर लो बहुत तेजी से, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली पेन को मूव करो। हम पैसेज को याद नहीं कर रहे, हम पैसेज को याद नहीं कर रहे कि अकेला अकेला वहां पे लिख दिया, अजीब सा कुछ लिख दिया, ऐसा सा वर्ड लिखा हुआ है रशियन ट्रोबोस्कीनावामा। आप देखो कि यहां पूरा पूरा प्रोनाउंस करने की कोशिश ना करो, सीधा बोलो कि हाँ उल जलूल कुछ आगे चलो। कई लग जाएंगे बैठ के, ट्रोबोस्कीनामा गोला कुछ भी करेंगे बैठ के, वो नहीं करना। देखो उसको थोड़ा सा पॉइंट लगा दो वहां पे, आगे चलो। अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, कम बैक देयर, दैट विल एनहांस योर रीडिंग स्पीड। अब क्या होगा, पहला आसानी से मिल गया, दूसरा थोड़ी सी एफर्ट से मिल गया, तीसरा मिल ही नहीं रहा। तीसरे को ढूंढने के लिए वहां गए जिधर लगता है कि तीसरा है, फिर से पढ़ा आंसर नहीं बना, फिर से पढ़ा आंसर नहीं बना। यहां पे आप हो जाएंगे जिद्दी, क्योंकि आपको लगता है ये पैसेज तो मैंने पढ़ा है और मुझे लगता है कि तीसरा आंसर मुझे मिल जाएगा, तो मैं तीसरा भी यहीं से निकाल लूं। बात ध्यान से सुनना। लेकिन जितना जोर वहां पे लगा रहे हो, अगर उतना ही अगले पैसेज पे लगा दिया तो आप देखोगे 3 में से 2 फिर ले जाओ। चलो अब 3 में से 1 भी ले गए, फिर भी एक क्वेश्चन के मुनाफे में चले गए। तो इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, क्लस्टर क्वेश्चन में ये मत सोच लेना कि अब यहां तो मैंने जोर लगाया ही है, इस पैसेज से ही निकाल लूं आंसर को। डोंट बी स्टबन, जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पैसेज। एक बात के लिए और तैयार हो होके जाना,
मैं बोल रहा हूं कि पैराग्राफ के नीचे 3 क्वेश्चंस होंगे, जरूरी नहीं 3 हो सकता है 2 हो सकता है 2 में से एक आपको मिल जाए, हो सकता है दोनों ही ना मिले। अप्लाई सेम टेक्निक। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पैसेज के नीचे एक ही क्वेश्चन था, वो मुझे आता नहीं था, पैसेज मैंने पढ़ा। अब जिद्दी नहीं होना, जंप टू नेक्स्ट। एक ही चीज है, कल आके मेरे को कोई मत बोलना कि मेरा पेपर छूट गया, मेरा सीसेट का पेपर छूट गया। किसी का पेपर नहीं छूटता, आप छोड़ के आते हो। पेपर तब छूटेगा जब आप छोड़ोगे। मुझे लगभग 20 साल हो गए दुनिया को बताते हुए मेरा मेंस छूट गया था। इंटरव्यू मैंने फिर भी दे दी थी, वो अलग बात है, लेकिन मेरा छूटा नहीं था, मैंने छोड़ा था। इमोशनल होके एक ही क्वेश्चन लिखने बैठ गया, आगे वाले 2 छूट गए। तो बी केयरफुल अबाउट इट, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? हाँ जी, ऑनलाइन। इफ यू गॉट एवरीथिंग देन तो यहां तक सब क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, सेम अप्लाइज अपॉन, सेम क्लस्टर टेक्निक अप्लाइज अपॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। जिद्दी नहीं होना, पढ़ा कंडीशन को, एक आता था, हो गया सॉल्व। दूसरा 2 बार ट्राई कर लिया, चलो एक ट्राई तीसरी भी मार ली, नहीं हुआ, गो टू नेक्स्ट वन। एक ट्राई सॉल्व हुआ, ओके। सेकंड ट्राई सॉल्व हुआ, ओके। चलो ज्यादा से ज्यादा तेजी से थर्ड ट्राई, लग रहा था हो जाएगा, नहीं हुआ, जंप टू नेक्स्ट वन। 2 ट्राई के बाद आगे जंप कर जाओ। कुछ लोगों को एक बड़ी ऑब्सेशन होती है, वो अगर आंसर आ भी गया फिर वेरीफाई करने बैठ जाते हैं क्या मेरा आंसर सही है। कल ऐसा कुछ मत करना। अगर आप आंसर निकाल रहे हैं, ऑप्शन ए इज 2202, ऑप्शन बी इज 2203, ऑप्शन सी इज 2409, ऑप्शन डी इज 3106। आप अगर सॉल्व करते करते आ जाता है ना कि 6 आ गया लास्ट डिजिट, ज्यादा से ज्यादा अगला अगर 0 आ गया यहां तक वेट कर लेना। अगर मैं आपकी जगह पे हूंगा तो पहले 6 आने के बाद ही डी लगा के आ जाऊंगा, पूरा सॉल्व करूंगा ही नहीं। बात समझ में आई? उतना ही टाइम अगले, समझ आई ना, उतना ही टाइम अगले क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर दूंगा। ये वाली टेक्निक समझ आ गई? ये लास्ट मोमेंट पे बतानी जरूरी होती है, क्योंकि ये कल सारी आवाज कानों में से गूंजेगी। हो सकता है 80 के 80 क्वेश्चंस में ना गूंजे, लेकिन 40-45 में गूंज जाए तो भी बहुत है, हमारा काम हो गया। जिस जिसको सी सेट का डर है उसका काम हो गया। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर, अजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अजम्पशन, रीजनिंग या स्टेटमेंट, ये वाले क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते। ये सी सेट में भी होते हैं और कई बार ये जीएस में भी होते हैं। ध्यान से सुन लो बात, कितनी होंगे और सबके लिए होंगे। और अगर मुझे आज तक 50 बच्चे बोल चुके हैं कि हमसे सॉल्व नहीं होते, हमारे लिए टफ है, कोई एक बच्चा आप इमेजिन कर सकते हो जो बोल दे कि सर हाय मुझे ये बड़े प्यारे लगते हैं, मेरे से तो सॉल्व ही यही होते हैं सिर्फ, मुझे कोई नहीं मिला आज तक। मींस दीज आर टफ फॉर एवरीबडी। एनीथिंग दैट इज टफ फॉर एवरीबडी
वो मैटर नहीं करता वो कंपटीशन में ज्यादा। अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं और 4 से 5 हो रहे हैं, चलो 4 भी हो रहे हैं, तो बाकी 70 क्वेश्चन सी सेट में और 90 क्वेश्चन जीएस में और हैं, वहां पे हम अपने जौहर दिखा सकते। बात समझ में आई? ऑनलाइन पीपल, इज इट क्लियर? एक पर्टिकुलर कैटेगरी को अपने लिए हवा ना बनाओ। अगर आप ये सोच के चले गए कि मेरे से ये कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं होते और कल वहां पे 30 क्वेश्चन ऐसे ही आ गए, तो आप तो पहले ही हथियार डाल दोगे। ये सोच के नहीं जाना। आपने तब भी ये सोच लेना कि यार अभी 50 और है, उन 50 में भी मैं खेल सकता हूं और इन 30 में से भी मैं 8 को तो ले ही जाऊंगा। तो बी पॉजिटिव। ठीक है, ये कभी अपने माइंड में नहीं लेके जाना कि ये कैटेगरी मेरे लिए गलत है। आप क्वेश्चन को देखो, अगर वहां पे आंसर मिल रहा है इट्स ओके, नहीं मिल रहा सेकंड ट्राई, फिर भी नहीं मिला गो टू नेक्स्ट। चाहे वो जीएस है चाहे सी सेट, ठीक है ना? आप स्टाइल वही, टेक्निक वही अप्लाई करो, दैट विल हेल्प यू। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर एवरीबॉडी? रिस्क क्वेश्चन वो मैंने बताया हुआ है, वो याद करो कि जिधर भी 50-50 है इसको अटेम्प्ट करना है। दिस अप्लाइज अपॉन सी सेट ऑल्सो। जिधर श्योर शॉट है वो तो करना ही करना है। जिधर आप 50-50 है ना कि मुझे 50% लग रहा है दिस इज द आंसर, दो को मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर ब्लाइंड रिस्क लेना है ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको 3 से 5 बस इतना की ले, इतने क्वेश्चंस में ले। ब्लाइंड रिस्क है ना, गलत हो जाएगा, वो आपको रिस्क और ज्यादा रिस्क में डाल देगा। ये है। हाँ हाँ, तो ये ब्लाइंड रिस्क हम रेकमेंड नहीं करते हैं क्लास में कि हम बोल दें नहीं जी आप 30 क्वेश्चंस में ले लेना। 25 क्वेश्चंस में भी अगर आप ब्लाइंड रिस्क लोगे तो भी कितनी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपके 10 क्वेश्चन ही खराब होंगे। आई थिंक 2.5 का एक है सी सेट में। तो ऐसा ऐसी गिनती मैं जाना नहीं चाहता उसमें, क्योंकि फिर देखो ऐसे तो, ये देखो जरा, अगर 65 ठीक है और 35 गलत है, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस, ये मैथमेटिक्स भी देख लो जरा, आपने 100 ही कर दिए, 65 ठीक है, 35 गलत है, ठीक है, ये वाला भी देख लो भी ध्यान से, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये हमें उस टाइम नहीं पता होता कि कितने गलत है। ठीक है, 100 ही कर दिए, 65 ठीक हो गए, 35 गलत है। ये 50-50 और श्योर शॉर्ट कैटेगरी थी, ये मैंने मारे ब्लाइंड गैस, सारी गलत हो गई, कुछ भी लगा लो जैसे भी, दीज आर रॉन्ग्स दीज आर राइट्स। अब मेरे कितने क्वेश्चन यहां से गए? 12 का लॉस हो गया मुझे, 12 का हुआ मैम अबाउट। हाँ, जीएस में 1/3 जाता है ना, तो 12 क्वेश्चन लॉस हो गए, 53 मेरे ठीक है फिर भी। एम आई डूइंग राइट? नहीं, वो तो टोटल में से जाएगा ना, मैंने क्वेश्चन काउंट कर लिए, मैंने क्वेश्चन काउंट कर लिए, तो 53 में से स्कोर कितना बन गया मेरा? 106। आप जो कह रहे हो वो तो 70 में से जाएगा ना, तो 70 नंबर में से जाएगा। मैं क्वेश्चंस में क्वालिफाई तो मैं इस केस में भी हो गया और बड़े अच्छे ढंग से हो गया, क्वालिफाई में हो गया, क्योंकि 106 मेरिट जाते हुए मैंने नहीं देखी कई सालों से। तो एक मैथमेटिक्स ये वाला भी है,
है ना। वो कब कर सकते हैं? जब हमें लगता है कि यार हाँ 65 तो मैं ले गया, और कम कर लेता हूं, चलो मैं 60 सही कर गया, 40 मेरे गलत हो गए। अब मेरे कितने क्वेश्चंस का लॉस हो गया? लगभग 16, 14, 14 का लॉस हो गया। 42 पे 14, 14 क्वेश्चन का लॉस हो गया। 46 क्वेश्चन तो मेरे फिर भी बन रहे हैं ना। अब भी मैं 88 पे हूं, आई एम ऑन बॉर्डर लाइन। 88 से 100 कट ऑफ जा रही है, तो इतना बड़ा रिस्क, 40 का रिस्क कोई लेगा? मुझे नहीं लगता कि 100 अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इसमें आप इसको और अगर अगर मैं कम कर देता हूं कि 30 गलत हो गए, 90 अटेम्प्ट किए थे, 60 सही हो गए, तो नाउ आई एम एट लॉस ऑफ 10 क्वेश्चंस एंड आई एम स्कोरिंग 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन मेरे सही निकले, 2 नंबर का एक है, तो 50 इंटू 200, अगेन आई एम क्रॉसिंग द कट ऑफ। तो कब बढ़ा सकते हैं आप अपनी अटेम्प्ट को? जब आपको लगता है कि मेरे सही हो रहे हैं काफी सारे, फिर आप उस हिसाब से रिस्क टेकिंग ज्यादा कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स सही है। जिसको बेटा, जिसको लगता है कि मेरे लिए ये काम करेगा, मेरा करेक्शन रेट ऐसा चल रहा है मॉक टेस्ट में, तो आप 100 तो मैं फिर भी नहीं कहता, 100 तो मैं किसी केस में भी नहीं कहता कि 100 के 100 अटेम्प्ट करो, क्योंकि 10 एक तो ऐसे होंगे ही, 10 से 18, 20 तक हो सकते हैं, 18 तो होते ही हैं तकरीबन। 10 से 18 के बीच में वेरी करते हैं, जो टच मी नॉट होते हैं, कि हमें मत छेड़ना, हम काला अक्षर भैंस बराबर, कैटेगरी 4 टाइप है, बताई थी ना 4 कैटेगरीज। तो 10 अगर वहां पे निकल जाते हैं और 90 अटेम्प्ट है, और 90 में 60 सही, 30 गलत, तो यार थ्रू। लेकिन बच्चे, ये रिस्क मेरे ख्याल से उस बच्चे को लेना चाहिए जो श्योर हो जाता है कि हाँ 50 तो मैं ले गया, 50 तो मैं पक्का स्कोर कर ही गया, अब मैं 90 की तरफ बढ़ सकता हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं, मैं ऐसे ही इंकी विंकी पोंकी करके 90 अटेम्प्ट करके आ गया। वहां जरूरी नहीं है कि 60 ठीक होंगे। तो अगर आपको लग रहा है, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मॉक टेस्ट देने में लग रहा है कि हाँ मेरा करेक्शन रेट, मैंने कहा था एनालाइज क्वेश्चंस, मैंने बताया था ना लेक्चर में, ये देखो किस तरह का क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये देखो ऐसे कितने हैं जो मुझे लगता था मेरे गलत होंगे पर ठीक हो गए, ऐसे कितने हैं जो मुझे लगता था मेरे ठीक होंगे पर गलत हो गए। वो एनालिसिस ने आपको काफी कुछ बता दिया होगा। इन दैट केस, इफ यू थिंक दैट दिस मैथमेटिक्स विल वर्क फॉर यू, then yes, you can head towards 90, 95 also. तो लेकिन ये आपका आपका डिसीजन है। आपने देखना है कि मेरी कैसी परफॉर्मेंस टेस्ट में रही है, किस नेचर के सवाल मेरे गलत हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि गलत है पर वो ठीक हो जाता है, यू कैन टेक चांस। मुझे लगता है ठीक है पर वो गलत हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। तो ये आपने वहां पे देखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और वैसे मैंने 4 कैटेगरीज वाला बताया हुआ है आपको। चांस लेने का दिल करे तो थर्ड कैटेगरी इज मोर सुटेबल देन फोर्थ। फर्स्ट कैटेगरी इज श्योर शॉट, सेकंड कैटेगरी इज 50-50, याद आया ना। थर्ड कैटेगरी इज एक आंसर नहीं है, 3 में से कोई है। फोर्थ इज ना क्वेश्चन समझ आया ना कोई ऑप्शन समझ आई, ना क्वेश्चन समझ आया ना ऑप्शन समझ आई, इस पे तो क्या ही गेस वर्क करेंगे, ब्लाइंड गेस है। एक जगह दो जगह लगेगा कि मेरा दिल कहता है ये आंसर है, तो एक जगह दो जगह ही ट्राई कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। गेस वर्क मार के करना ही है, तो थर्ड कैटेगरी में आप थोड़ा चांस लेना बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस या काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके केस में जो आपको लगता है गलत है बट ठीक हो जाता है, देन यू कैन टेक चांस इन कैटेगरी 3। डन हो गया। तो ये वहां पे बड़ी सूझबूझ के साथ पेपर को करना, हमेशा पूछना सी इज द आंसर कितने परसेंट। अपने आप से पूछो इमीडिएटली, यार इसका आंसर सी कितने परसेंट, यार मैंने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में कहीं ना कहीं, पढ़ा हुआ है, गो अहेड। तो ये चलेगा जी इसमें, है ना। कुछ ऑलवेज ट्रू, वो मैंने बताया हुआ है आपको, वो ज्यादातर गलत ही होते हैं। टोटली एब्सेंट, ज्यादातर गलत ही होते हैं। कोई फिगर दिया हुआ है, फिगर दे दिया कोई, वो ज्यादातर सही होते हैं।
लेकिन चेक कर लेना कि वो फिगर उसी चीज के बारे में है, वो डेटा उसी चीज के बारे में है। 97% tariff lines have been freed from duties in India-US free trade agreement. Is it true? Is it true? There is no free trade agreement between India and US. This is true for India-EU free trade agreement. तो ये देख लेना कि इसके बारे में है कि नहीं है। ये जीएस में अकल लगा के चलना, जीएस में बेअकली ही हमें पीछे धकेलती है। एक सिंपल स्टेटमेंट, बच्चा गलत करके आ गया, सिंपल स्टेटमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फ्रॉम ब्रिटिश, ट्रू और फॉल्स? क्विट इंडिया मूवमेंट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फ्रॉम ब्रिटिश, ट्रू? हाँ जी, इसमें क्या कंफ्यूजन है? क्विट इंडिया मूवमेंट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फ्रॉम ब्रिटिश। हाँ, ऑनलाइन वाले बताइए। ज्योति से फॉल्स, प्रियंका से फॉल्स, 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 तो फॉल्स आ रही है सारी, इधर तो फॉल्स आ गई सारी। 31 दिसंबर 1929 के बाद जब नेहरू जी ने झंडा फहरा दिया था लाहौर में रावी के किनारे, तो डिमांड ऑफ कांग्रेस वाज पूर्ण स्वराज, नॉट स्वराज। डोमिनियन स्टेटस तो स्वराज है। 31 दिसंबर 1929 के बाद डोमिनियन स्टेटस भारत की डिमांड कभी भी नहीं रहा। हालांकि अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर से लेके, क्रिप्स मिशन से लेके हमें कितनी बार डोमिनियन स्टेटस देने की कोशिश की। तो क्विट इंडिया मूवमेंट डिड नॉट डिमांड डोमिनियन स्टेटस। क्विट इंडिया, निकलो आप यहां से, ठीक है? ये डिमांड नहीं थी हमारी, हमने मान लिया। किस बिना पे मान लिया? क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा हुआ था आज डोमिनियन बन जाओ। जो जुलाई 20 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसमें लिखा हुआ था देयर वुड बी डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और तब तक डोमिनियन रहेंगे जब तक अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इनेक्ट कर ले। हमें पता था हमने रिपब्लिक बनना है, इसीलिए टेम्परेरीली 15 अगस्त 1947 को हम डोमिनियन बने, लेकिन हमने कभी डिमांड नहीं किया 1930 के बाद डोमिनियन स्टेटस। ठीक है जी, सोच के सोचो, वैसी फ्लो में स्टेटमेंट होगी और हम पढ़ते अज्यूम कर लेंगे हाँ यस ये तो करेक्ट। नहीं, सोचो, थिंक, थिंक, राइट? बस कल ध्यान ही सारा ज्ञान है, ठीक है? हर स्टेटमेंट को क्रॉस चेक, सही है गलत है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ के ठीक है। ये और एक झोल दे गया यहाँ पे, क्विट इंडिया लिख गया, ठीक है? क्वेश्चन वो जो लिखा था करण ने आउट ऑफ सिलेबस, और डिड्यूस करने पड़ेंगे। मैंने इतना बड़ा लेक्चर लिया था इसके ऊपर, यू हैव टू डिड्यूस द आंसर्स। ये डिडक्शन ही किया है हमने। क्विट इंडिया मूवमेंट का आंसर हमने विद रिस्पेक्ट टू 1929 की डेवलपमेंट समझा है। दिस क्वेश्चन कैन बी देयर टुमारो। ऐसा होगा तो डिड्यूस करते हैं। एक देखो, मुझे इसके बारे में क्या पता है, डोमिनियन स्टेटस के बारे में मुझे क्या पता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मुझे क्या पता है। दोनों चीजें सोचो तो यू विल डिड्यूस द आंसर। हमेशा ये सोचो मुझे क्या पता है, मैंने क्या पढ़ा है, यू विल गेट द आंसर। नहीं तो करण साहब, बेटा जी, आपको कल ना 60% पेपर आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इतने ज्यादा होते नहीं, उन्होंने घुमा के गुगली फेंकी होती है कि जो आपने पढ़ा था उससे आपने इन्फरेंस क्या ड्रॉ किया था। अब किताब में लिखा होता है परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल मेड द रेवेन्यू परमानेंट फॉर पेजेंट्स। ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स, किताब में लिखा होता है।
अरे अंग्रेजों को परमानेंट रेवेन्यू मिलना शुरू हो गया, मेरी बात ध्यान से सुन लो, आने वाला क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अंग्रेजों को परमानेंट रेवेन्यू लग गया, परमानेंट इनकम मिल गई, जमींदारी मिलने के बाद 24 परगना की, फिर बंगाल बिहार उड़ीसा के ऊपर कंट्रोल होने के बाद। लेकिन जमींदार जो होता था परमानेंट सेटलमेंट में, उसके पास पूरे हक थे रेंट को बढ़ाने के। तो रेंट किसानों के लिए वाज नॉट फिक्स्ड। ऐसी गुगली में अटकाते हैं वो आप। फिर हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस था, टीचर ने नहीं पढ़ाया। अरे टीचर ने पढ़ाया था, किताब ने भी लिखा था, हम समझे नहीं, समझ में भी आया तो वहां पे यूज नहीं किया। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन योरसेल्फ, मैंने क्या पढ़ा है इसके बारे में। एक ही स्टेटमेंट में दो कीवर्ड्स हो सकते हैं, मैंने क्या पढ़ा है इनके बारे में। क्विट इंडिया के बारे में क्या, डोमिनियन स्टेटस के बारे में क्या। क्विट इंडिया में तो डिमांड लिस्ट मुझे पता ही नहीं, दैट वाज स्पॉन्टेनियस। और डोमिनियन स्टेटस क्या, अरे स्वराज होता था ये तो, वो पंडित नेहरू ने तो पूर्ण स्वराज, नहीं नहीं नहीं, आंसर इज रॉन्ग। दिस इज हाउ इट प्रोसीड्स। तो दिमाग की बत्ती जला के रखनी है, यही चीज काम करेगी कल। दिमाग की बत्ती जला के रखनी है, आराम से रिलैक्स एज वेल एज अलर्ट। इतने अलर्ट नहीं कि एक ही लाइन को बारी बारी पढ़ी जा रहे हो, और इतने रिलैक्स्ड नहीं कि सो ही गए। समवेयर बिटवीन अलर्ट एंड रिलैक्स्ड, जैसे कहते हैं नॉर्मल, जैसे गाड़ी चलाते हैं। यू विल गेट योर आंसर्स। हाँ जी, ऑनलाइन पीपल, डाउट लिखा था ऊपर। सर इन टाइम प्रेशर आई मार्क्ड बी ऑन ओएमआर शीट विच वाज रॉन्ग आंसर, बट व्हेन सॉल्व्ड एंड मार्क्ड सी ऑन क्वेश्चन पेपर विच वाज राइट। हाँ सिमरन गल्होत्रा, फिर ये इस गलती की कोई माफी नहीं है। जब मैं 4 कैटेगरीज बताता हूं कि पहली कैटेगरी होती है श्योर शॉर्ट, तो मैं साथ में कहता हूं कि बी केयरफुल, आपको पक्का पता है कि आंसर इज दिस, उसको सही सही लगा देना। क्योंकि बेटा ये जो है ना, यही क्वेश्चंस तो आपकी लॉटरी है, लॉटरी। अगर इसको भी गलत मार्क करके आ गए, फिर वो आपको कोई माफी देंगे या आप पे दया करेंगे कि ओहो मेरे पप्पू से गलत लग गया, कोई बात नहीं मुन्नू, अगली बार ठीक कर लेना। ऐसा मौका नहीं मिलता। तो श्योर शॉर्ट में क्या है, आप मुंह में बोलिए, है ना, फर्स्ट का ए, ऐसे, फिर फर्स्ट का ए लगाइए, फिर 2 महीने छोड़े, फोर्थ का सी, नहीं तो क्या होगा, सेकंड का सी लगा दोगे, फोर्थ का सी, फिर मैंने काफी सारे छोड़े, 17th का डी, फिर काफी सारे छोड़े, 23rd का ए, ऐसे बोल के, माइंड को बता के। नहीं तो जो लास्ट की है ना, उसके नीचे मार्क कर दोगे, प्रेशर प्रेशर में आके, उसकी कोई माफी नहीं मिलने वाली। तो श्योर शॉर्ट लॉटरी है, इसको करेक्ट मार्क कर देना, दुरुस्त गोला मारने की कार्रवाई कर देनी है। हाँ, वो मैं देखो, आपके लिए जैसा भी काम किया हो, सूरज सर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कि कई बच्चे जो है एंड में इकट्ठे गोला मारते हैं, कई साथ साथ मार्क करते रहते हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं कि साथ साथ मार्क करते रहना, क्योंकि आज तक जितने डिजास्टर मैंने देखे हैं कि सर गलत मार्क हो गए, वो ज्यादातर उनसे होते हैं जो सारा पेपर सॉल्व करके एंड में ओएमआर को मार्क करने बैठते हैं। तो हमारी सजेशन ये है कि साथ साथ क्वेश्चन नंबर बोल के मार्क करते रहना, दैट विल रिड्यूस योर रिस्क। Last time I started to over-analyze questions in GS1 and marked the easiest one wrong and difficult one correct. रोहन, इसकी भी कोई माफी नहीं है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एज इट इज, ये तो वही ओवर थिंकिंग वाली बात हो गई कि मैंने रस्सी का सांप बना लिया। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ओसीडी, वो तो कल
आपके अगेंस्ट जाने वाला है। एक चीज सोच के जाओ यार, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पंजाबी में ट्रांसलेट करके देख लो कि मेरा माइंड ये समझ रहा है, अटेम्प्ट इट। कहीं ना पढ़ पढ़ के ही क्वेश्चन का कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। सर मुझे लगा इसने ये पूछा है, लगा कहा, किस बात से लगा? वही इज एम आर लगा हुआ है, वही अंग्रेजी लिखी हुई है जो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, फिर लग कैसे गया? तो बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ अबाउट इट। सही क्वेश्चन को समझ लेना मतलब 90% काम यही है। क्वेश्चन को सही सही इंटरप्रेट कर लिया कि यार ये चीज पूछ रहा है, यही सबसे बड़ी चीज है। वो जो 50-50 कैटेगरी है ना, उसमें क्या है, एक आंसर है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दी, एक आंसर है, एक जस्ट लाइक आंसर है। जब भी ये कंफ्यूजन आया तो रीड द क्वेश्चन अगेन, फिर देखो ये पूछ क्या रहा है। सही तो इस चीज के बारे में ये भी है, लेकिन उसने क्या पूछा है। हाँ, मैंग्रोव्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके फायदे क्या हैं। फायदों में वो बता रहा है कि भाई टाइडल वाटर को रोक देता है, मैंग्रोव सॉल्ट वाटर में मार्शी प्लेस पे उगते हैं, सही तो वो भी है, लेकिन उसने पूछा क्या है। समझ आई बात? तो बस यही, जब दो ऑप्शंस तक रिड्यूस कर लिया, रीड द क्वेश्चन अगेन। कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं। जितना डरोगे उतना ओवर थिंक करोगे, उतना उतना ही आप मिस इंटरप्रेट करोगे क्वेश्चन को। उससे कोई आपको आपके ऊपर दया नहीं होने वाली। मिस इंटरप्रिटेशन गलत आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? इतने टेस्ट दे दिए, अब क्या है। हाँ, बस 50-50 है, उसको फर्दर रिड्यूस करो कि इसने क्या पूछा है, ये कोशिश करो। यही हमारा काम है, आज तक सारे टेस्टों में यही करते रहे होगे, तो कुछ नया नहीं है। जैसा जैसा मॉक टेस्ट होता था वैसा सही होगा। मॉक टेस्ट से आसान ही होता है एक्चुअल टेस्ट। और डिफिकल्ट आ गया तो फ्रेशर का क्या जाता है? फ्रेशर जो पहली बार पेपर दे रहा है, उसका तो एडवांटेज बन गया डिफिकल्ट आने से। वो कहता मुझे भी कुछ नहीं आता, वो पांचवें चांस वाले पाजी को भी कुछ नहीं आता, कंपटीशन बराबर। सीनियर स्टूडेंट का एडवांटेज खत्म हो जाता है डिफिकल्ट पेपर से, अगर अनकन्वेंशनली डिफिकल्ट हो तो। ठीक है, बाकी वही आपने पढ़े हैं टेक्स्ट, वही सबने पढ़े हैं यार, डर किस बात का? डर नहीं रखना है, समझ रखनी है, समझ। बार बार यही कह रहा हूं। अब कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको बता के जा रहा हूं, ये अप्रैल के महीने में इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए हुआ था। कम चांसेस हैं क्योंकि ये 18 अप्रैल को हुआ था या 27 अप्रैल को हुआ था, तब तक पेपर मोर और लेस बन चुका होता है। लेकिन अगर ये पेपर में आए तो आप याद रखना कि न्यूजीलैंड हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर उन्होंने बोला हुआ है। फिर वीजाज देने वाला है, स्किल्ड वर्कर वीजा और वर्क हॉलीडे वीजा, वीजा देने वाला है। फिर यही हमारी उनके साथ कोऑपरेशन है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, अभी लागू नहीं हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। दूसरा, इंडिया ईयू, इंडिया यूरोपियन यूनियन, ये सबने पढ़ा हुआ है, ये सबको पता है। इसके साथ एफटीए साइन हो गया है। 27 जनवरी 2026 को हो गया था। उर्सुला वॉन्डरलैंड आई थी जब इंडिया, और वो डिकोस्टा, कोस्टा, डिकोस्टा नहीं कोस्टा, तो एंटोनियो कोस्टा। अब इसमें क्या है, 99% ट्रेड वॉल्यूम, मतलब 99% टोटल ट्रेड, और 97% टैरिफ लाइंस। बस ये याद रखना, इनके ऊपर लागू हुआ टैरिफ लाइंस, मतलब सिंपली यू कैन से टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सिंपल भाषा में टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और 99% जितना टोटल ट्रेड होता है, अगर 100 रुपए होता है तो 99 रुपीज की वैल्यू के ऊपर हम ड्यूटी फ्री ट्रेड लागू, मतलब एफटीए साइन कर चुके हैं, लागू ये भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, 99
परसेंट जितना ट्रेड होता है वो फ्री हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर आ जाएगा। और अगर 100 चीजों में होता है तो उसमें से 97 चीजें फ्री ट्रेड में आ जाएंगी। तो ये एक कंफ्यूजिंग चीज है इसमें, ये याद रख लेना। दोबारा कहो, दोबारा बता देता हूं। बाकी आप सबको पता है कि वहां से यहाँ क्या आती हैं, कारें आती हैं। कुछ तरह की कारें सस्ती हो सकती हैं, बट ये आपसे आई डोंट थिंक सो कि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। फिर इंडिया फ्रांस, फरवरी में इंडिया फ्रांस की ग्लोबल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। ये हो सकता है कि कल के पेपर में आए। नाउ दे आर ग्लोबली स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो इंडिया फ्रांस की कोऑपरेशन क्या है? फ्रांस आते ही सबसे पहले दिमाग में आया राफेल। दूसरा क्या आया? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तीसरा क्या आया? स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रोजेक्ट तृष्णा एंड ऑल, वो जो तृष्णा ही है, वो तृष्णा इसका थर्मल इमेजिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया और फ्रांस दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं स्पेशल सैटेलाइट के थ्रू, स्पेस रिसर्च के थ्रू। किस चीज के साथ डील करता है? वाटर साइकिल को स्टडी करने में। कृष्णा किसकी कोऑपरेशन है? इंडिया एंड फ्रांस की। तो स्पेस कोऑपरेशन हमारी बहुत है फ्रांस के साथ। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, अब कितनी को याद करोगे? एक क्वेश्चन आएगा आएगा तो उनके ऊपर। तो थोड़ा सा रात को सोने से पहले ना ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जितनी पढ़ सके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप में से इनके साथ, बाकी बाकी जापान है, यूएस है, हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, कुछ जापान जर्मनी जरूर कर लेना उसमें रात को सोने से पहले। और बाकी पड़ोसियों में से जो आपको पसंद आ जाए। हाँ, सिम्बेक्स भी है वैसे तो बाकी कोई भी 5 और कर लेना, वहां आंसर डिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ है, सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ है, ऐसे थोड़ा सा करके। तो कोई भी 5 और कर लेना। तो ये फ्रांस मींस, फ्रांस मींस आवर कोऑपरेशन इन मिलिट्री, राफेल्स, इन nuclear technology, in space technology, in ocean studies and hydrology and making the ocean safe। एक वो 2025 में जून में हुई थी, अब जून का करंट अफेयर आपने करवाया होगा आई थिंक, वो यूएन ओसी, यूनाइटेड नेशन ओशन कन्वेंशन ऑन ओशंस। यूएन क्लॉस नहीं, दैट्स डिफरेंट, दैट इज डिफरेंस। उसे कहते हैं नाइस ओशंस। आप जरा सर्च करिए तो अभी स्टूडेंट्स, नाइस ओशन, इसका जिक्र आया था अभी इंडिया फ्रांस के टाइम पे कि इस कन्वेंशन के ऊपर दोनों देशों ने सेटिस्फेक्शन दिखाई है कि इसमें हो रही डेवलपमेंट से हम सेटिस्फाइड है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति जब आए थे यहाँ पे तब। अभी आज रूबियो आ गया, मैटर नहीं करता, अब तो पेपर छप गया। तो इसको देख लेना यार जाने से पहले, थोड़ा सा 2 लाइनें इसके बारे में बस। ठीक है, तो अब न्यूजीलैंड आई थिंक इज अनलाइकली इन जीएस, ईयू लाइकली, फ्रांस कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है, फ्रांस से नहीं होगा तो जर्मनी से हो सकता है। बहुत ब्रीफ सी रीडिंग कि अभी इस साल दोनों देशों में कोऑपरेशन बढ़ी है। मैंने आपको बता दिया कि कौन से एरियाज होते हैं वहां पे, यही पूछा जा सकता है। और मुझे याद नहीं है कि कभी बाइलेटरल रिलेशंस का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हो, मेरे ध्यान में इतने साल में मैंने नहीं देखा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा तृष्णा पूछ लेंगे, नाइस ओशन पूछ लेंगे, वो फ्रांस होगा। रफेल पूछ लेंगे, वो फ्रांस होगा। ठीक है, एक 2011 में मेगा ट्रॉपिक्वाइज पूछ लेंगे, ये इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट सैटेलाइट है। ऐसा सा कुछ देखो, मेगा ट्रॉपिक्वाइज हो सकता है, नाइस ओशन हो सकता है, रफेल हो सकता है, तृष्णा हो सकता है,
फ्रांस से रिलेटेड प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन हो सकते हैं, और ईयू से रिलेटेड टैरिफ लाइंस एंड ट्रेड वॉल्यूम, और लीडर का नाम भी आई डोंट थिंक सो कभी देखा तो है नहीं, बाकी आपको पता ही है उर्सुला वॉन डर लायन, अगर होता भी है तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ और चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है अभी आपको। गांधीयन मूवमेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, होंगी ही होंगी, गांधी एंड गांधीयन मूवमेंट्स पेपर में आएंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857, क्वाइट अ गुड चांस। राजा राम मोहन रॉय पिछले साल आ गया था, इस साल चांस थोड़ा डिम हो गया, लेकिन रिफॉर्म मूवमेंट से आएगा ही आएगा। राजा राम मोहन रॉय आ जाए, आर्या समाज और दयानंद सरस्वती आ जाए, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट आ जाए, या विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन आ जाए, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केसी सेन आ जाए, या टैगोर आ जाए, इन सातों में से कुछ ना कुछ आने के भरपूर चांसेस है। ठीक है, ठीक है बेटा, एक नहीं आएगा तो दूसरा। 1857 का रिवोल्ट क्वाइट अ गुड चांस स्टैंड्स। और बाकी गेस वर्क अभी करना कुछ आई डोंट थिंक सो कि बहुत वाइज होगा। गांधी गांधीयन मूवमेंट्स, किताब आ गई वहां पे, कोई आपको कुछ नहीं पता किसकी किताब है, लेकिन वहां पे गांधी है ऑप्शन में, तुक्का मारने का दिल कर रहा है तो गांधी मार के आ जाना, ज्यादा चांसेस यही है कि आंसर वुड बी गांधी ओनली। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं पहले। एंशियंट हिस्ट्री आपकी अच्छे से तैयार है, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन, देखो तंग फिर भी कर सकता है, अगर एंशियंट के 5 आ रहे हैं ना, तो देयर आर चांसेस कि 2 आपको तंग कर दें, लेकिन 3 तो ले गए ना। मेडिवल के 2 आ रहे हैं ना, हो सकता है 1 ना होता हो, लेकिन 1 तो ले गए ना। मॉडर्न के 10 आ गए, सर ये 4 नहीं आते थे, 6 तो ले गए ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से ऐसे पेपर करना है, फोकस वहां नहीं लेके जाना, हाँ ये नहीं हुआ, ये मेरे को नहीं आता, डरना नहीं है। उस डर के चक्कर में अगले 2 और खराब हो जा रहे हैं। इलेशन एंड फियर दोनों ही खतरनाक है। एक बार मैं प्रीलिम्स दे रहा था, मुझे लगातार ही क्वेश्चंस आते थे उन दिनों में ना, ऑप्शनल प्रीलिम्स में भी आता था, तो हिस्ट्री ऑप्शनल से मैं प्री देता था, मेरे हिस्ट्री PSIR थे, तो हिस्ट्री में क्या फैक्ट्स धड़ाधड़ 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 सारे क्वेश्चन आते थे। मैं इतना खुश हो गया कि यार 12 क्वेश्चन लगातार आते थे, आगे 8 नहीं आए। तो ये चलता रहेगा, हो सकता है 4 लगातार आते हो, 6 लगातार आते हो, फिर 3 ना आते हो, तो उसमें बहुत खुश नहीं होना, और नहीं आते तो उसमें बहुत घबराना नहीं है। आपने बस वो ढूंढते रहना जो आते हैं। हाँ हाँ, ये होता है, यू आर वेरी राइट। कई बार ऐसा हो जाता है, कई सेक्शंस में, कई सेट्स में, है ना, कई से हो सकता है डी में ऐसा सेट मिल जाए आपको कि लगातार पहले 10 आते ही नहीं थे, फिर सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, हाय मेरे को तो आता ही नहीं, फिर लगातार 5 आते होंगे। घबराना नहीं है, झाड़ियों में छिपी हुई चिड़िया की आंख को ढूंढ के निशाना मारना है। ठीक है, पत्तों में छिपी हुई चिड़िया की आंख ढूंढ के निशाना मारना है। पत्ते क्या है? डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उनमें छिपा हुआ क्या है? इजी क्वेश्चन, वहां निशाना लगाना है। यही है कल सारी प्रीलिम्स की गेम। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन ने डरा दिया, फिर पत्ती ही देखते रह जाएंगे, फिर वो जैसा सिमरन ने लिखा था, फिर जो आता था वो भी गलत मार्क हो जाएगा। तो घबरा के नहीं करना, नॉर्मल रह के करना है। दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट दी समथिंग दैट यू विल नॉट गेट अनदर चांस। ठीक है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, सीइंग ऑल ऑफ यू। आप इतने छोटे हैं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। घबराए, घबराए वो यार आपके बड़ा घर में बच्चे रो रहे हैं, हाँ किसी के है भी, कोई फैमिली वाला है भी, तो पहले यार आप कितना करियर बना चुके हो अपना, कई करियर स्विच कर रहे होते हैं। तो आप जैसे बच्चों के लिए देर आर सो मच इन दिस वर्ल्ड, देर आर सो मेनी ऑप्शंस इन दिस वर्ल्ड। तो कुछ ऐसा डर के नहीं जाना है कि हाय नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचोगे तो पक्का गलत ही करके आओगे।
ये सोचो कि करियर बना रहा हूं, एक ऑप्शन ये ली है, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, इसके लिए मैंने जोर लगाया है, होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और जोर लगाऊंगा। इस एटीट्यूड से जाना कल, ठीक है। और दूसरा एटीट्यूड ये कि पत्तों में चिड़िया है, उसकी आंख में निशाना मारना है, तो डिफिकल्ट से डरना नहीं, जो आता है उसका पूरा एडवांटेज लेना है, जो डिड्यूस हो रहा है उसका पूरा एडवांटेज लेना है। डिड्यूस तब होगा जब बिना डर के बैठोगे, बिना डर के बैठोगे, अपने मेंटल पोटेंशियल को फुल अनलीश करोगे। सेकंड स्टैंडर्ड से लेके आपकी आईएएस की तैयारी शुरू हो गई थी, कोई यहां आने के बाद शुरू नहीं हुई है। कल आप पेपर में देखेंगे आपको अपना स्कूल भी याद आ रहा होगा, कॉलेज भी याद आ रहा होगा, एक बार टीचर ने ऐसा बोला था क्लास में, वो टीचर्स भी याद आ रहे होंगे स्कूल वाले। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 साल की तैयारी है, जब से पढ़ना शुरू हुए हो कल वो सारी चीजें काम आएंगी। गो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी ने नौकरी करी है, वो नौकरी में सीखी हुई चीजें भी कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी। सो गो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, डोंट टेक इट नेगेटिवली, डोंट बी नॉर्मल। नॉर्मल, आप तो डर गए, आपकी शक्ल से लग रहा है आप यहीं पे डरे हुए हो। आपको क्या लगता है डरने से दिल हैव पिटी अपॉन यू? क्या चॉकलेट देंगे अंकल जी वहां पे? नहीं, कुछ नहीं। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर चांस। उनको बेटा कुछ नहीं लेना देना है, तो हमने डर के पेपर नहीं करना है, ठीक है। हमने नॉर्मल रह के क्वेश्चन को समझ के करना है। आता है वेल एंड गुड, 2 ट्राई, 2 ट्राई में हुआ ठीक है, अगला, फिर 2 ट्राई हो गया गुड, नहीं हुआ फिर अगला। इससे लो स्कोरिंग पेपर आप लोगों ने जिंदगी में नहीं देखा होगा कि यहाँ पे 50% कल जो ले गया वो पास है। नहीं नहीं, मैंने ऑफ किया है। तो हाँ जी, एनी अदर डाउट्स यू पीपल हैव, ऑनलाइन पीपल, फास्ट। कुछ भी, मेलोडी से चॉकलेटी कैसे बनी? वैसे मेलोडी से मुझे कोई कुछ और याद आ रहा है आज। हाँ, मेलोडी और मेलोनी, मेलोनी और मोदी को जोड़ के मेलोडी बना दिया। चलो, कहीं तो मेलोडी बनी। एनीथिंग फास्ट, कुछ भी। अरे कुछ नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेस, मेरी बात सुनो, आराम से मूवी देखो, ठीक है। रिवाइज करने का मन करेगा ना, मूवी भी, मूवी देखते देखते आपका माइंड बता देगा वो वाला टॉपिक पढ़ ले, तेरा कमजोर है थोड़ा सा। अफरा तफरी मत करो अभी, अभी अभी की अफरा तफरी जो है ना वो कंफ्यूज करेगी, डराएगी। रिलैक्स हो जाओ, अभी 12 बज गए हैं, क्रॉस हो गया, अभी कल 9:30 पे जाना है, बहुत इतने महीने पढ़ाई करी है, ठीक है। नो, सिट, बी रिलैक्स्ड, वॉच मूवी, रील्स मत देखना जो क्लोज होती हैं, कोई कॉमेडी शो देख लो। और कॉमेडी शो में माइंड बताना शुरू कर देगा कि अभी ना किताब उठा के वो टॉपिक देख ले, अभी ना सीएजी देख ले, सुप्रीम कोर्ट देख ले, फंडामेंटल राइट्स में तो बहुत इंजॉय किया है तूने, ये माइंड बताएगा। मैं नहीं बता रहा कि इनको देख लो, अगर आपका स्ट्रांग है, अच्छे से पढ़ा हुआ है तो मत देखो। अगर माइंड कह रहा है तो ऐसी बातें करेगा अभी वो आपसे, तो उसकी सुनो, ठीक है। अब इस चीज का टाइम है। इकोनॉमी में ना वो सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, यही होता है, वो टर्म्स बड़ी इस बार
रिपीट हुई है करंट अफेयर्स में, क्वेश्चन ना आ जाए कहीं। वैसे 2015 में आ चुका है, 15 में या 16 में प्रीलिम्स में आ चुका है ये, बट किसी और तरीके से आ जाएगा। ये माइंड बताएगा आपको बैठे बैठे, यार चोला टेम्पल ना आ जाए, मैंने वो ठीक से नहीं पढ़े, एक बार फिर से देख लूं। तो अब रिलैक्स्ड होके ना कॉमेडी शो लगा लो और माइंड को थोड़ा फ्री छोड़ो, और वो आपको टॉपिक खुद बताएगा, ये वाला देख ले, ये वाला देख ले। आप देखना कि बैठे बैठे पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, सारे टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली, मैं स्टोन एज नहीं बोल रहा, इतने सालों से क्वेश्चन नहीं आया उसका, तो मैं नहीं बोल रहा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली ऐसे पूरा दिमाग में से बैठे बैठे निकल जाएगा, और वो निकलना चाहिए। ठीक है, स्पेशल एफर्ट देना ही है। तो मैंने जो थोड़ा सा लिखा था यहाँ पे कि इनमें से हो सकता है कि एक या आधा क्वेश्चन आ जाए, एक या आधा, आधा मीन्स कहीं इनमें से कोई एक आधी ऑप्शन में लिखा हो सकता है, ऐसा कुछ। तो बी केयरफुल, नहीं तो हेल विद दैट, छोड़ो, इस एटीट्यूड से करो वो भी। ठीक है, आज मैं पूरे साल के करंट अफेयर्स बैठ के रिवाइज कर दूंगा, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? याद रह जाएंगे? नहीं 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 नहीं। स्टैटिक को के ऊपर ध्यान दो, और कुछ करंट को भी बैठ के सोचने लग जाओ बस, कपिल शर्मा देखते देखते माइंड खुद बोलेगा ओ यार वो चीज देख ले एक थोड़ी सी। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने आपको पूरा डिवाइड करके बताया हुआ है पहले से कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर से बता दिया, मॉडर्न हिस्ट्री के फिर से बताया। डिफेंस टेक में बोल के गया था, पता नहीं आप लोगों ने रिवाइज करी है कि नहीं करी है लास्ट लेक्चर में, कि डिफेंस टेक से एक या दो आ सकते हैं। एआई आ सकता है, डिजिटल इंडिया आएगा, चाहे आधार कार्ड से ही आ जाए क्वेश्चन, अपना अपना आधार कार्ड अच्छे से देख के जाना, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। भीम ऐप कैसे काम कर रहा है, यूपीआई, एनईएफटी, ये क्या चीजें होती हैं, इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, है ना, किस चीज से रिलेटेड है, बस जो यूज करते हो डेली। हाँ, ज्योग्राफी टीचर ने बहुत अच्छी बात बताई, वो कह रहे हैं कि मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, और बड़ी अच्छी सजेशन है। और आप देखना, मैं तो डे वन से कहते आ रहा हूं कि फन सेक, फन सेक, अभी ना फन सेक, मोबाइल फोन पे नहीं, स्क्रीन पे नहीं, वो जो बुक होती है ना एटलस, उसको देखो, वो कंपैरेटिव में होगी, इंडिया में सॉइल्स ऐसी हैं, और यहाँ पे ऐसी सॉइल है, ब्लैक इधर है, रेड इधर है, क्रॉप्स, अरे यहाँ पे ऐसी क्रॉप्स उगती हैं, है ना। जैसे सिंपल सी बात है, क्या रेड सॉइल में राइस उगते हैं? बताओ भी ऑनलाइन वालों, रेड सॉइल में और ब्लैक सॉइल में राइस की क्रॉप उगती है? देख के बताएंगे, अभी कोई नहीं बता रहा। कॉमन सेंस यूज करो यार, कॉमन सेंस यूज करो। अरे नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, राइस की क्रॉप हर सॉइल में उगती है, एक डेजर्ट में नहीं उगती। अब मैप खोल के देखो, क्रॉप्स का मैप, वीट कहां स्प्रेड मिलेगी? पंजाब, पॉकेट्स ऑफ हिमाचल, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, एमपी, यहां वीट मिलेगी। राइस सारे हिंदुस्तान में स्प्रेड मिलेगा, अभी एटलस खोल के देख। तो अभी ना फन से एक एटलस खोल लो, आप देखना कि एटलस फन से एक, फन से इंडिया के मैप देख, फन से इंडिया की क्रॉप्स, इंडिया की सॉइल, सिर्फ देख लो, सिर्फ देख लो, कुछ नहीं रट्टा मारना। इंडिया की नदियां, इंडिया के पहाड़, ठीक है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी ऐसे रिवाइज हो जाएगी, इंडिया के जंगल, बायोस्फीयर रिजर्व्स। और अलर्ट होके एक बार ईरान का मैप देख लो, इजराइल का देख लो, लेबनान, और पूरा रीजन, रीजन कौन सा, वेस्ट एशिया, हॉर्मूज देख लो, कौन कौन से टच होते हैं यहाँ पे कंट्रीज, वो देख लो। ठीक है,
और बाब अल मंदेब देख लो, ये अलर्ट होके देख लो। ठीक है, फिर आप गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ अक्वाबा, ये सारे वेस्ट एशिया साइड ही आ गए। ठीक है, सेंट्रल एशिया में कैस्पियन, अरल सी, ये देख लो। ठीक है, और एक यूक्रेन एंड नेबरहुड, ये देख लो। और इस बार मुझे लगता है ईयू के साथ डील की वजह से कि यूरोप का पूरा मैप इंपॉर्टेंट हो गया, वो हरविंदर मैम ने आप सबको याद कराया हुआ है कंट्री वाइज, उसमें से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो जटलैंड पेनिनसुला की तरफ से आ जाए, चाहे वो बाल्टिक सी की तरफ से आ जाए। मोदी जी अगर स्कैंडिनेविया थोड़े दिन पहले जाए आते तो पक्का ही आता, वो लेट गए हैं। तो स्कैंडिनेविया से आ जाए, ब्लैक सी से आ जाए, डार्डिनलीज, आप ये चीजें अलर्ट होके देख लो। अभी कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा। हाँ, इंडिया वाला सारा फन से देख लो। प्ले विद एटलस टुडे, यू विल सी इट विल हेल्प यू टुमारो। ठीक है, डरना वरना नहीं होता। 50%। कल जिस जो इतना सही क्वेश्चन कर गया ना, जिसके 100 नंबर आ गए, वो बाहर है। आज तक इतने कम कभी नहीं आए होंगे, किसी क्लास में नहीं आए होंगे आज तक। इतने कम लेने हैं। ठीक है, मतलब बॉलिंग पिच है, छक्के नहीं मारने, बाहर निकल गए। ऐसे ही ध्यान से देख के कैसे टर्न हो रही है, कैसे गुगली बनाई है यूपीएससी ने। एक बात याद रखना, क्वेश्चन कुछ भी हो, आपने ये देखना है मैंने इसके बारे में क्या पढ़ा है, मैंने इसके बारे में क्या पढ़ा है, वहीं से आंसर निकल के आएगा। मैंने इसके बारे में क्या पढ़ा है सोचना इज लाइक पुटिंग वाटर इन स्नेक्स होल, snake would automatically come out and you will kill it। ठीक है, तो ये सर ने भाई बहुत सही सही कहा ये शर्मा जी ने। और कुछ आप लोगों ने कुछ बताना हो, किसी ने भी, किसी टीचर ने भी आना हो यहाँ पे, ऑल दी बेस्ट। तो हम यहाँ से सब इकट्ठे होकर करेंगे। पूछो पूछो, जो भी पूछना है पूछो, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। कुछ नहीं सोचना मेरा क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन ना हो, कुछ नहीं। कल कुछ भी काम आ सकता है, स्टूपिडिटी भी काम आ सकती है। वो मैंने वैसे करवाए हुए हैं मेंबर्स वगैरह याद इनको, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं, कौन नेटो का मेंबर नहीं है। वो पिछली बार आ गया था नेटो पे, इस बार यूरोपियन यूनियन पे आ सकता है। इसके मेंबर्स कौन कौन से देश हैं या नहीं हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बी केयरफुल, नेटो वाज देयर लास्ट ईयर, दिस टाइम इट कैन बी ईयू एंड इट्स मेंबरशिप। ठीक है, फिर ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट टिमोर, जिसे टिमोर लेस्टे कहते हैं, इस कंट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था आसियान का 11वां मेंबर यही कंट्री है, तो यही ईस्ट एशिया समिट में भी ऐड हो गया है। ईस्ट एशिया समिट में इंडिया भी है, तो टोटल 19 मेंबर्स हो गए हैं, इसके पहले 18 थे। ठीक है, इंडिया आसियान में नहीं है। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। मीकोंग गंगा में कौन सा नहीं है, या कौन सा है, बिम्स्टेक में कौन सा नहीं है या कौन सा है। ईयू के सबसे जबरदस्त चांस बनते हैं यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप के क्वेश्चंस, कौन सा नहीं है, इनमें से कौन 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 से हैं, ऐसा आ सकता है। बी केयरफुल। और कोई कुछ ऐड करवाना चाहता हो?
रात को जागेंगे, रात को देखो रात को ना जागो तो बहुत अच्छी बात है, सो जाना, ये सोच के सो जाना। वो क्या कहते होते हैं वो, प्रेम राव मस्ती में, आग लगे बस्ती में, क्या कहते हैं, आग लगे बस्ती में। हाँ ऐसा कुछ होता है ना यार, होता है हो नहीं होता ना हो यार, मेरे को परवाह नहीं है, मैं ये सो गया, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, हमने भी करी है, हम टीचर्स हैं, हम भी यहाँ आपके साथ सारा साल मेहनत करते हैं, आज भी कर रहे हैं, ये देखो खड़े हैं। लेकिन हमें ये पता है डरने से घबराने से कुछ नहीं होगा। आपके ऊपर सिर्फ आपका स्ट्रेस है, हमारे ऊपर कितने सौ का स्ट्रेस है। ठीक है ना, लेकिन हम नहीं घबरा रहे, इट्स पार्ट ऑफ गेम। हाँ हार भी जाते हैं मैच, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मैच हार गए तो जिंदगी हार गए, पता नहीं, या उसके बाद अगला मैच नहीं होना, फिर आ जाना है। तो घबराना घबराना कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। ठीक है, और रात को सो जाना, नहीं नींद आई ठीक से तो सुबह भी, सुबह मत घबराना। इतनी का एनर्जी बॉडी और माइंड जनरेट कर लेते हैं हमेशा, कि एक रात अगर ठीक से नहीं सोए हैं तो फिर अगले दिन दिन में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो फिर सुबह इसलिए नहीं घबरा जाना कि हाय मेरे को नींद ठीक नहीं आई। तो घबराना तो है ही नहीं किसी कारण से। बॉडी इज वेरी टफ, माइंड इज वेरी टफ, तो वो आप इतनी का एनर्जी आपको जनरेट करके दे देंगे, ये 100% है। ठीक है, तो कल्चर के बारे में आप कुछ कह रहे थे। देखो टेम्पल के ऊपर सवाल आएगा कल, क्योंकि सोमनाथ की वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट तो लगता है। कोणार्क के ऊपर आ सकता है, तो सर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी टीचर सूरज शर्मा जी, आप में से कई लोग उनको मिले नहीं है, उन्होंने सजेशन दिया है कि अगर एटलस भी देख लिया उसके बाद भी मन नहीं टिक रहा, ये सब भी कर लिया, तो आप आर्ट एंड कल्चर के जो आर्किटेक्चर के फोटोज हैं वो देख लेना, मंदिरों के, बृहदेश्वरा कैसा दिखता है, सन टेम्पल कोणार्क कैसा दिखता है। एक बच्चे को मैंने ये पूछा कि सन टेम्पल कोणार्क इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, कहता लॉर्ड शिवा, जिसका नाम ही सन टेम्पल है। तो वो घबराया हुआ बच्चा ही है। तो वो सन गॉड को डेडिकेटेड है, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए उनको। बाकी ना मैंने जो कहा है कि ये तो अलर्ट होके कर लो, एटलस के साथ इंडियन मैप्स के साथ खेलो। आप देखना आज का ये खेल भी कल हेल्प कर देगा। इंडिया के वो छोटे छोटे मैप्स होते हैं, सॉइल्स ऑफ इंडिया, क्रॉप्स ऑफ इंडिया, है ना, मिलेट्स कहाँ पे उगता है, फिर आपको पता ही है कौन सी स्टेट में कैसा मौसम है, तो ये हेल्प करेगा। नदियां पहाड़ झरने जंगल देखे हुए हेल्प करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, कहीं ना कहीं आपके प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड एरियाज। कल कुछ ना कुछ एटलस के साथ खेल लो, आर्ट एंड कल्चर के साथ खेल लो, बाकी रिलैक्स रहो, नहीं खेलना तो ना खेलो, पहले बथेरा खेल चुके, कॉमेडी शो देखो और कल आराम से पेपर देने जाओ। द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू एंड, द skies are not going to fall, Monday will be another normal day after Sunday, remember this। किसी को ज्यादा घबराहट हो रही है, अपने पेरेंट्स से बात कर लो कि मुझे घबराहट हो रही है, कल पेपर है, वो खुद बोल देंगे कि आग लगे ऐसे पेपर को, हमें तेरी खुशी चाहिए। तो समझ आई बात, पेपर से ही सब कुछ नहीं है, आपका वेल बीइंग आप बहुत मैटर करते हो। ठीक है, पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना है, और आई एम टेलिंग यू, इसको हुआ नहीं बनाना है ही नहीं हुआ, बनाना क्या है ही नहीं। और कुछ प्रियंका गर्ग, करंट अफेयर्स, बेटा करंट अफेयर सारा साल पढ़े हैं आपने, अब बस ये सोचो, अपने माइंड से पूछो कि मैं कौन सा करंट अफेयर रिवाइज कर लूं, खुद पूछो। और मेरा ख्याल है ना, मेंस के बाद वाले जो करंट अफेयर्स हैं, अगर किसी का दिल कर रहा है कि मैं एक बार हेडिंग्स पढ़ लूं,
तो सारे तो पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन मेंस हुआ था अक्टूबर सितंबर में, तो सितंबर से लेके अब से लेके पीछे मार्च टू सितंबर, अप्रैल टू सितंबर पढ़ लो पीछे की तरफ, क्विक रिवीजन कर लो। नोट्स आपके पास हैं, मंथली नोट्स आपके पास हैं, वीकली नोट्स आपके पास हैं। आप अपना देखो किस चीज से डर लग रहा है। हम बैठे हैं आपके लिए, कॉल कर लो, कुछ भी पूछना है, किसी भी टीचर से बात करनी है कॉल, ठीक है, लेकिन फालतू डर के नहीं, डाउट है तो कर सकते हो। अब मेरा तो ख्याल है ना कि अब रिलैक्स होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करने का मन कर रहा, दिल नहीं लग रहा, कॉमेडी शो में भी नहीं लग रहा, एटलिस प्ले विद एटलिस, दैट विल हेल्प यू टुमारो। करंट अब इतने घंटों में कितने करंट अफेयर्स पढ़ लोगे? करंट तो साथ साथ पढ़े हुए हैं ना आपने, रिवाइज भी कर लिए होंगे, तो उससे डरो मत। नहीं भी किए तो डोंट डोंट बी अफ्रेड, नहीं भी रिवाइज किए ना तब भी मत डरो यार, स्टैटिक में से आपको इतना मिल जाएगा मसाला कि आप पास हो सकते हो कल, ठीक है। और क्योंकि अब डरने से कुछ नहीं होना ना, अब सारे साल के करंट अफेयर रिवाइज होने हैं। करना भी है, एक तरीका करना भी है तो सारे आपके मंथली मैगजीन उठा के सिर्फ उनके हेडिंग्स पढ़ दो, हेडिंग बता देगा भाई, हाँ मेरे को ये वाला अंदर से रीड कर लेना चाहिए। क्योंकि नाउ यू आर नॉट करंट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स फॉर टुमारोज एग्जाम बेटा, नाउ यू आर एम्बार्मिंग योर फियर, ठीक है ना। एक करंट अफेयर्स के हेडिंग पढ़ते 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 एक करंट अफेयर ज्यादा डराएगा, अरे ये पढ़ लूं अंदर से क्या है, उसे आपका आज का डर थोड़ा कम हो जाएगा, रात को नींद आ जाएगी, और कल वो पेपर में होगा ही नहीं जो नींद हराम कर रहा है अभी, है ना। तो वो दिस इज लाइक ओनली मेकिंग योर सेल्फ काम टुडे। जरूरी नहीं कि वो करंट अफेयर सारे साल के रिवाइज हो गए और कल पता नहीं 100 में से 90 करंट अफेयर्स आएंगे और सारे वही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हो भी गया तो हम उसका कोई इलाज अभी नहीं कर सकते ना आप कर सकते हो, वो सबके लिए वैसा होगा, फिर वो किसी को भी नहीं आता होगा, ठीक है। फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, दुआ करो कि पेपर टफ आ जाए। कंपटीशन को लेवल कर देता है। तो कैसे अब मेरा ख्याल है जो हम लोगों ने आपको बताया कि प्ले विद एटलस, एटलस में से ये चीजें अच्छे से तैयार कर लो, और बाकी इंडिया के मैप्स के साथ फन से खेल लो, फिर आर्ट एंड कल्चर के साथ फन से खेल लो। मेरा नहीं ख्याल है कि साउथ अमेरिका अफ्रीका में अभी घुसने की जरूरत है, वो फालतू में अपने आप को कंफ्यूज कर लेंगे, कोई छोड़ दो। बथेरा करा हुआ है माली, नाइजर, चार सुडान। हम्म। अच्छा ये एक ना, मैं आपको क्वेश्चन अगर मैंने डालना होता तो मैं जरूर डालता, एनर्जी क्राइसिस को लेके मैं जरूर डालता ये सवाल, पता नहीं वो क्यों नहीं डाल रहा, कि भारत जैसा देश, इतना सनशाइन मिलता है हमें, ड्रॉट है लगभग 280 जिलों में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 300 जिले ड्रॉट हिट है, जिधर बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो इतना सनशाइन मिलता है। और हमारे देश में एनर्जी क्राइसिस, हम सोलर पावर जनरेट नहीं कर रहे, नेशनल सोलर मिशन क्या है, ये मैं सवाल पक्का डालता, मैं डालता नेशनल सोलर मिशन। फिर मैं ये जरूर डालता कि कौन से वो एलिमेंट्स हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स में, वो कौन से एलिमेंट्स हैं विच आर वेरी हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू सोलर पावर, मैं पक्का डालता। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन पक्का डालता हूं। फिर मैं गोबर धन और नेशनल गोकुल मिशन के ऊपर भी डालता। भाई इतना लाइव स्टॉक, इतनी गाय भैंसे, गाय हमारी माता है, बेचारी सड़कों पे रोल रही है, और ऊपर से हमने योजना चलाई है गोबर धन योजना, कितना बायोगैस हम जनरेट कर सकते हैं काउडंग से, लाइव स्टॉक के, और हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस, शेम ऑन अस, है ना। तो मेरे माइंड में ये सवाल आ रहे हैं कि मैं
इस एलपीजी क्राइसिस से बायोगैस की तरफ जाता तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन से सवाल डालता, गोबर धन योजना से डालता, और नेशनल सोलर मिशन से डालता, और कौन से वो क्रिटिकल सर्च करके जाना, ये कौन से वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कौन से वो दो क्रिटिकल मिनरल्स हैं विच आर वेरी वेरी नेसेसरी इन द जनरेशन ऑफ सोलर पावर। मैंने डाला था पक्का, वो पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे, हो सकता है डाल दें। इथेनॉल ब्लेंडिंग, यस, कब से हम लगे हुए हैं, मैं तैयारी करता था तब से वी आर टॉकिंग अबाउट जत्रोफा प्लांट। जत्रोफा से हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे, बायोफ्यूल्स बना देंगे, तो दिस शुड बी अ क्वेश्चन अबाउट दिस। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन, और सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लिख दो। मैंने पेपर डालना होता तो मैं नेशनल सोलर मिशन की तरफ जरूर जाता, या तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ जरूर जाता, फिर मैं एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जरूर जाता, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जरूर जाता। एक वो कौन सा यूरिया था, वो फर्टिलाइजर, हाँ, नैनो यूरिया, नैनो यूरिया की तरफ भी जाता, और हाँ, यूरिया गोल्ड, यूरिया गोल्ड, इस तरफ भी मेरा ध्यान जाता। फिर मैं गोवर्धन, हाँ सॉरी, ग्रीन अमोनिया इसके साथ ही, इस तरफ भी ध्यान जाता, एक यहां से भी डाल दूं, गोवर्धन योजना, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोफ्यूल्स। ठीक है जी, ईवी एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, एआई के साथ साथ इस तरफ भी मेरा ध्यान जाता। तो ये यहाँ पे मैं जरूर एज हेड एग्जामिनर जाता कि इनमें से कोई ना कोई एक दो सवाल तो हो। बेटा नोट कर ले, फोटो खींच ले इसकी। हाँ, यहाँ ना इस कमरे में मैं तो फिर भी थोड़ा सा कम हूं, बड़े मजे हुए खिलाड़ी बैठे हैं। मेरे को तो पोस्टर बॉय बना के मैडम ने खड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पे, कहते तू बता चल। खींच रही है, 5-5 मिनट के यार इनके ऑब्जेक्टिव्स, करंट स्टेटस, बस ऑब्जेक्टिव क्या है, करंट स्टेटस क्या है, बस यही। ठीक है, एक मेरा ध्यान करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ भी जाता। हम्म, हाँ, सोना मत खरीदो या कुछ भी है, क्योंकि आजकल सिचुएशन ऐसी चल रही है, एक बार जाता जरूर। ट्विन डेफिशिएट, करंट अकाउंट डेफिशिएट, बाकी आपको सब कुछ बताया हुआ है हिस्ट्री में एंड ऑल आई हैव टोल्ड यू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कोई भी जो आपको लगती है ना पहली फेमस 5 to 8, उनके बारे में पढ़ लो। जैनिज्म, बुद्धिज्म, एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा वहां पे 100%। पिछले साल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक एक क्वेश्चन की हिस्ट्री है यूपीएससी में रिपीट होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैनिज्म, बुद्धिज्म, एक क्वेश्चन आएगा। भक्ति, सूफी में से आई थिंक भक्ति एक आ सकता है, कोई मीराबाई पे आ जाए, कोई कुछ भी। तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ
आर्किटेक्चर से आ भी गया तो आप कर लोगे। आर्किटेक्चर, पेंटिंग। अच्छा पेंटिंग में ना यार मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा थोड़ा सा आपको कि अगर आप विले बैठे हो तो पेंटिंग में ना आप मधुबनी पेंटिंग, कलमकारी, वर्ली आर्ट, थोड़ा सा दो दो लाइनें इनके बारे में पढ़ लो। जैसे मधुबनी बिहार में एक जगह है और वहां लेडीज बनाती हैं, तो मधुबनी पेंटिंग डायरेक्टली जो है रिलेट हो जाता है विमेन एम्पावरमेंट के साथ। वर्ली आर्ट में वो पैटर्न्स सही यूज होते, एक डिफरेंट यूज होते हैं, छापे छापे वाली। तो कलमकारी में भी ये बड़ा हैदराबाद में बड़ा फेमस है। तो इसको एक बार थोड़ा सा फोटो देख लो, कल आंसर एक आधे में काम आ जाएगा ये। तो ऐसा सा एक गेस वर्क मैम ने बताया। न्यू रामसर साइट्स, हम्म, हाँ, जो न्यू वाली रामसर साइट्स है। देखिए यूपीएससी कभी भी सरप्राइज दे सकता है आपको। आप ये नहीं कह सकते कि इस्लामिक आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन नहीं आएगा। आ, आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है। आर्किटेक्चर इसीलिए मैंने जनरल लिखा है, ये नहीं कि बुद्धिस्ट है ना, टेम्पल का ज्यादा चांस बन रहा है, लेकिन इस्लामिक पे भी आ सकता है। बट किड्स आर प्रिपेयर्ड अबाउट इट। तो ये मोटा मोटा सा गेस वर्क, लास्ट मोमेंट रिवीजन, इनको भी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट लगा के पढ़ना है बस, 5-7-10 मिनट, इससे ज्यादा टॉपिक के ऊपर स्टिक नहीं करना। 3 बजे तक शेड्यूल है, कोई बात नहीं, हम फिर से कर देंगे। इनको पूछने दो जो पूछना है आज। हाँ भाई, और कोई डाउट किसी को भी कुछ भी? 8-10 तो निकल गए, कहते ऐसे ही बकवास मारी जा रहा है, हमने तो पढ़ना है। अब अगर मैंने एक बात बोल दी ना, फिर तिल मिलाएंगे कि सारे साल से क्या कर रहे थे। हाँ? अब तो लास्ट आवर्स के गेसेस हैं, इनको तैयार कर लो। क्या पता, कहते ना, पैर थले बटेरा जे, ये तो लास्ट मोमेंट गेस। 100%, वो मैं इनको बता चुका हूँ। इंडियन रिवर्स, कौन सी नदी कौन से नेशनल पार्क से निकलती है या कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के पास से निकलती है, ये इसीलिए कहा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 5-7 उनमें देख लो जो पहले वाले आते हैं लिस्ट में। अकेला सबको पता होगा कि ताजमहल को टच करके यमुना निकलती है, उन्होंने अजंता के ऊपर पूछा था, भगोरा, है ना। कौन से नेशनल पार्क को टच करके निकलती है, कौन सी नदी कौन सी स्टेट में से नहीं निकलती है। तो रिवर के ऊपर तो क्वेश्चन उन्होंने पूछना ही होता है, ये तो हमने अच्छे से किए हुए हैं, ये तो मेरे को डाउट नहीं है कि उनको नहीं आते होंगे, गलत करके आएंगे तो डंडे लगाएंगे आप। ये तो सब देर कंफर्टेबल विद। 16th फाइनेंस कमीशन, मैं वहां पे भी जा रहा हूँ अभी मैं। रोहनगर क्वाइट पॉसिबल। दिलजोत सर, कोई सजेशंस? वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड नहीं है। ये अच्छे से ध्यान रख के अटेम्प्ट करना, क्योंकि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस में ये चीज काम करती है, हर साल ही करती है तकरीबन। कोई आप में से कुछ बताना चाहता हो, एनीथिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि ये मैंने टच नहीं किया रह गया। यहाँ नहीं आना चाहते कोई नहीं, मुझे बता दो। ये कौन सी है? साइट्स, हाँ। 50 साल हो गए तो एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है।
ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या होता है? हाँ, डेटा सफिशिएंसी कहते हैं इसे। आप बेटा दोनों तरफ से करके देखो, ठीक है? आप पहले फर्स्ट अप्रोच से करो। इफ यू आर गेटिंग द आंसर, वेल एंड गुड। इफ नॉट, फिर रिवर्स रीडिंग करके देखो। ये तो डेटा सफिशिएंसी का ना अनडिक्लेयर्ड रूल है कि मैं पहले अजम्पशन पढ़ लूं या पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लूं, कौन सा किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो किसको सेटिस्फाई करना है, वो सेटिस्फाई करना क्या चाहता है उसमें, ये क्लैरिटी जरूरी है ना? तो पहले उसको पढ़ लो, फिर देखो कि इनका क्या मतलब है, क्या ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो रिवर्स अप्रोच फंक्शंस ऑलवेज, ऑलवेज फंक्शनल। ये टफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ये वो सवाल होते हैं जो हर किसी को एक बार उल्टा घुमा देते हैं। क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखते हो? जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि 20 बॉल 70 रन, है ना, अब मैं अपनी क्लास थोड़ी दिखाऊंगा, अब तो मुझे मारना ही होगा ना बाहर निकल के, ठीक है? लेकिन मारना भी तब देखना होगा कि उससे पहले मैंने कितना स्कोर कर लिया, मैं कहाँ खड़ा हूँ। पूरा पेपर ही ऐसा था, कुछ भी नहीं आता भाई, फिर ढूंढना होगा आता क्या है। वैसे ऐसी सिचुएशन होती नहीं है कभी रियलिस्टिकली। ये सिचुएशन एक एक प्रिपेयर्ड कैंडिडेट के लिए नहीं आती है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मेजोरिटी जो है अंडर 5 ही फेल होती। मेजोरिटी कट ऑफ में जो जाके फंसती है ना, अब देखेंगे कि नजदीक वाला ही क्लोज मिस होता है, ठीक है ना? हाँ, ये यहाँ पे बैठ के आज बात नहीं कर सकते क्योंकि वो कल क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि मैं करने लायक हूं कि नहीं हूं, ठीक है ना? वो कल देखेंगे। एम आई 50% श्योर अबाउट इट, देन आई शुड टेक द चांस। सबसे पहले तो ये कि 100% कहाँ श्योर हो, फिर 50%, उसके बाद डिसाइड करना है नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ब्लाइंड गेस हम एज टीचर्स नहीं कहते। कभी डॉक्टर कहता है कि हाँ जाके शराब पी के सो जाओ? कभी कोई डॉक्टर ये देता है कभी सलाह? किसी को भी अब जाके बंदा बोले मुझे नींद नहीं आती, ऐसे कर ठेके पे चला जा, उससे अगर पेशेंट भी पूछ ले कि जी मेरे को शराब पीने से नींद आ जाती है, वो कहता मैं बिल्कुल नहीं पीनी। डॉक्टर थोड़ी प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देता है ये, तो पेशेंट ने देखना है। समझ आई बात की नहीं? डॉक्टर तब उसकी बात को सुनेगा कि जी लीवर में दिक्कत आ रही है, फिर डॉक्टर पूछेगा शराब पीते थे? हाँ जी, पिए बिना नींद ही नहीं आती थी। चलो अब इस चीज को मैं ट्रीट कर देता हूँ, ठीक है, बट वो कभी प्रिस्क्रिप्शन में लिख के नहीं देगा। और ऐसा कोई हार्ड फास्ट एंड सीधी सीधा रास्ता है नहीं कि इस पे चल के प्री पास। जो ढूंढ रहे हैं ना हम, स्विच ऑफ स्विच ऑन रिजल्ट, वो प्री में नहीं है। जो आईएएस 2026 में टॉप करेगा अगले साल, उसको भी आज वही डर लग रहा है जो आपको लग रहा है। हिम्मत है तो आज डिक्लेयर करे, दोनों हाथ उठा के फोटो डाले अपनी कि आई एम गोइंग टू बी दी टॉपर इन आईएएस 2026 एंड दिस मच प्रिपेयर्ड, डाले। आज कोई नहीं डाल सकता। सेम डर है, फर्स्ट वाले को तो होना नहीं चाहिए, नथिंग टू लूज। सिक्स्थ वाला वैसे ही मेंटल मेकअप बना चुका है, उसको पता है अगर ना हुआ तो आगे क्या करना है। नहीं, आप मेंटल रोबस्टनेस को समझते नहीं है, माइंड कितनी रोबस्ट चीज है उसको समझते नहीं है, ठीक है, उस चीज को समझना है। बेटा वही तो कह रहे हैं हम, एक क्वेश्चन को एंटीसिपेट मत करो। ये मत सोच के चलो कि उस मोड़ के आगे अगर सांप होगा तो क्या, बच के निकल जाएंगे। सीढ़ियों में अगर सांप होगा तो क्या,
हेल्पलाइन पे कॉल करके क्लियर करवा देंगे, लेकिन हर सीढ़ी पे सांप होगा और ऊपर से भी लटक रहे होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कल के पेपर में सांप होगा, बहुत सारे होंगे। लूडो खेली है, सांप सीढ़ी, बहुत सारे सांप होंगे, बच के चलना है बस। ठीक है, ये नहीं है कि टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, 100% होंगे ही होंगे, टफ क्वेश्चन पक्का होंगे। मैं आपको बोलूं नहीं नहीं केक वॉक, बिल्कुल नहीं, टफ क्वेश्चन होंगे, लेकिन सबके लिए रेस अगेंस्ट ईच अदर। कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमने 33% लेने हैं कल, या पासिंग मार्क्स लेने हैं, है ना। जो टफ है सबके लिए टफ है, तो फिर मेरे लिए, मेरे को क्या दुख। आसान है सबके लिए आसान है, तो मेरे को क्या फायदा। कल पेपर में गांधी जी का पूरा नाम ही पूछ लिया और मैं खुश हो गया कि मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ। कोई ऐसा भी होगा, वो सोचेगा अरे यूपीएससी में इतना आसान नहीं हो सकता, ये कोई और गांधी है, ये ओवर थिंकर है, ये बंदा ओवर थिंकर है। तो वो तो सबको पता है मोहनदास करमचंद गांधी, उस आसान क्वेश्चन का मुझे क्या फायदा होगा। तो टफ भी होंगे, आसान भी होंगे, मीडियोकर भी होंगे, हमारा फोकस आसान और मीडियोकर पे होना चाहिए, फिर हम पास। ठीक है, चांस लेना है। आपको लगता है कि मेरे ज्यादा क्वेश्चन करने का चांस लेना है, मैं यहाँ पे सवाल निकाल चुका हूं, है ना। 60-30, 50-30 पे भी पास होते हैं लोग लगभग, अगर वो 50 ठीक हो और पेपर टफ हो। तो चांस लेने वाला आप पर्सनल डिस्क्रिशन है कि चांस लेना है, कितना लेना है। मैं आज यहाँ पे खड़े होके ये नहीं कह सकता कि कल 90 करने वाले सारे फेल होंगे, 75 करने वाले सारे पास होंगे, वाइसा वर्सा भी नहीं कह सकता कि 75 करने वाले सारे फेल होंगे और 90 करने वाले सारे पास होंगे, जो नहीं हो सकता है आज प्रिडिक्शन। नो, कल पेपर देख के पता चलेगा सब। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज दे रहा हूं मैं, कोई एक आ जाए आज बोल दे कि 2027 में जब रिजल्ट आएगा तो उसका टॉपर मैं हूं। अगर कोई है भी तो मुझे लगता है कि उसे दवाई की जरूरत है। ठीक है, चलो ये बोल दे कोई, एक आके ये बोल दे कल का प्रीलिम्स मेरा पक्का पास होगा ही होगा, एक कैंडिडेट लेके आऊं उनके पास, गारंटी दे दे कि नहीं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं अनुराग बच्चन के नाम लगवा दूंगा अगर नहीं हो। है कोई? तो वो डर सब में है, दैट इज फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, और वो फियर ही टेस्ट का पार्ट है। क्योंकि आईएएस की कुर्सी पे ना फियर हर रोज आता है, उससे लड़ना होता है, उसको रोज हराना होता है, ये आईएएस की जॉब है। वो अनसर्टेनिटी, आप तैयार होके गए हो किसी और चीज के लिए ऑफिस में, फोन आ गया कर कुछ और रहे हो, है ना। वहां पे कहना कि मुझे पता नहीं था, मुझे पहले बताना था, है ना। फिर सीएम बताता है चीफ सेक्रेटरी को, ये तुम्हारा बंदा संभालो। फिर चीफ सेक्रेटरी फोन करके बता, तू पास कैसे होके आया है, यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स गिर गए क्या। फिर ऐसी बातें वहां पे होती। दिस इज पार्ट ऑफ एग्जाम, दिस फियर, अनसर्टेनिटी, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ एग्जाम। सेंसेस पे आ सकता है, वो पढ़ा हुआ है उन्होंने, सेंसेस कैसे होती है, प्रोसेस क्या है, कौन सी बॉडीज उसके साथ डील करती हैं। यू आर वेरी राइट। ऐसे तो थोड़ी देर के बाद शर्मा जी को याद आएगा कि बांग्लादेश में भी आ सकता है? लेकिन मैंने उसको किसी और तरह से ऑलरेडी प्रस्तुत कर दिया है कि एशिया, मीकोंग गंगा, साउथ एशिया, है ना, वो पढ़े हुए हैं, वो सब तैयार है। हमने उन चीजों को टच किया जिनसे वो डरे हुए हैं। दिस गेस वर्क इज ओनली टू चेक दैट डर आउट ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके बाहर जो भी आए वो संभाल लेंगे, या तो अच्छे से आता होगा तो नहीं आता होगा। तो बस अगेन द मंत्रा इज श्योर शॉट 50-50।